दोस्तों, क्या आपको याद है कि 2018 में क्या खास हुआ था? ये तो सभी को पता है कि 2018 में रूस में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, पर इसके अलावा 2018 इसलिए भी याद रखा जाना चाहिए क्योंकि उसी साल जून को एक ऐसी घटना घटी जिसने लगभग 2 हफ्तों तक दुनिया भर के लोगों की सांसें रोक रखी थी। चलिए आपको 2018 में ले चलते हैं, जब थाईलैंड की अंडर 16 फुटबॉल टीम एक गुफा में घूमने गई थी और फिर अचानक गुफा में पानी भर गया था और 12 बच्चों और एक कोच सहित 13 लोग उसी गुफा में फंस गए थे और उन्हें बचाने के लिए कैसे थाईलैंड समेत कई देशों की टीम लगी हुई थी। ये टीम कैसे गुफा में पहुंचती है और उन्हें बचाने के लिए कैसी चुनौतियां सामने आई, यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म शुरू होती है और दिन होता है शनिवार 23 जून 2018। यहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये थाईलैंड की वाइल्ड बोर्स अंडर 16 फुटबॉल टीम है। मैच खत्म होता है और सभी बच्चे और उनके कोच साइकिल से जाने लगते हैं। दरअसल टीम के एक बच्चे का जन्मदिन है और सभी बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टेम लूंग गुफा देखने जाते हैं, जो कि उत्तरी थाईलैंड के चियांग राय में है। सभी बच्चे अपनी अपनी साइकिलें बाहर रखते हैं और गुफा के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है और उनके पास टॉर्च होती है जिसकी मदद से वो रोशनी कर लेते हैं। पर तभी बाहर मौसम खराब होने लगता है और बारिश होने लगती है। कुछ आगे जाने पर रास्ता सकरा होता जाता है और गुफा का रास्ता बेहद कठिन होता है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के परिवार वाले चिंता करने लगते हैं क्योंकि बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे थे और शाम हो गई थी और उन्हें पता चलता है कि सभी बच्चे गुफा देखने गए हैं और वो उन्हें लेने गुफा में पहुंच जाते हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी साइकिलें तो वहाँ होती हैं और बच्चे आसपास कहीं भी नहीं होते। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी कुछ लोग बचाव दल को खबर देते हैं और बचाव दल ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वहाँ आ जाते हैं क्योंकि ये बात कंफर्म हो जाती है कि सभी बच्चे गुफा के अंदर ही हैं और उन्हें वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी। वहाँ गवर्नर पहुँचते हैं और बचाव टीम से ऑपरेशन की अपडेट लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो गवर्नर से कहता है कि वह इस गुफा के बारे में अच्छे से जानता है। अब हमें 27 जून यानी कि 5 दिन बाद इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक आदमी जिसका नाम जॉन है, वह अपने दूसरे साथी रिक को कॉल करता है। जॉन रिक को उन बच्चों के बारे में बताता है जो गुफा में फंसे हैं और वो रिक से उन्हें बचाने के लिए थाईलैंड चलने के लिए कहता है। असल में ये दोनों लोग गोताखोर हैं और ऐसे ऑपरेशन के एक्सपर्ट होते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट और लगभग 1000 वॉलंटियर यहाँ आए हुए हैं, जिसमें चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के हैं। जॉन और रिक भी वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों स्विमिंग सूट पहनकर केव के पास जाते हैं जहां सिक्योरिटी वाले उन्हें अंदर जाने नहीं देते। वे उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि वे थाईलैंड के गवर्नर के बुलाने पर यहाँ आए हैं। तभी वहां वर्न आता है जिसने जॉन और रिक को बुलाया था। अब सिक्योरिटी टीम उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देती है। वे अंदर जाते हैं जहाँ काफी ज्यादा पानी भर चुका है। वहीं और भी टीमें लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रही है। जॉन और रिक अंदर जाते हैं पर आगे रास्ता बहुत पतला है, उन्हें बहुत मुश्किल होती है। पहली वाली टीम 2 किलोमीटर अंदर तक जा चुकी थी पर बच्चे वहां नहीं होते। तभी जॉन देखता है कि पानी ऊपर के गड्ढों से तेजी से गुफा के अंदर आ रहा है और इसलिए गुफा इतनी जल्दी पानी से पूरी तरह भर चुकी है। वहाँ एक आदमी जो कि पंप से पानी निकाल रहा है, वह भी अंदर फंस जाता है और बाहर नहीं आ पाता। जॉन उसे रिक का ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे गुफा के बाहर ले जाने लगता है और रिक उसी जगह जॉन के वापस आने का वेट कर रहा है और जॉन उसे गुफा के बाहर तक ले जाता है और वापस रिक तक जाता है। अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं पर उन्हें बच्चे नहीं मिलते और वो लोग वापस आ जाते हैं। वे गवर्नर को बताते हैं कि वो दोनों टी जंक्शन तक गए थे पर बच्चे उन्हें वहां नहीं मिले। वहां कैप्टन अर्नोट होते हैं जो कि एक नेवी चीफ ऑफिसर हैं और इस ऑपरेशन के इंचार्ज भी हैं। वो गवर्नर की बातों से सहमत नहीं है। 7 दिन बीत चुके हैं पर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहां एक आदमी आता है और जॉन से कहता है कि मेरा बेटा अंदर है, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, पर आपसे इतनी प्रार्थना है कि मेरे बेटे की बॉडी मुझे लाकर दे दीजिएगा। तभी वहां यूएस की टीम आती है और कंट्रोल रूम के अंदर सभी बैठकर आगे की प्लानिंग करते हैं कि अंदर कैसे जाया जाए। तभी एक शख्स कहता है कि बारिश रुकने पर जब गुफा का पानी निकल जाएगा तब वे जाएंगे। इस पर जॉन कहता है कि वे लोग अभी अंदर जाएंगे क्योंकि उसे और रिक को इस तरह की डाइविंग का 30 साल का अनुभव है। तभी गवर्नर किसी को भी अंदर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। अब 8वां दिन होता है और तारीख होती है शनिवार 30 जून। अब गवर्नर वाटर इंजीनियर के पास पहुंचते हैं जो पहाड़ों के ऊपर से पानी को गुफा में जाने से रोकने का काम कर रहा होता है। गवर्नर पूछते हैं कि तुम हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो। इस पर वाटर इंजीनियर कहता है कि पहाड़ों पर जो दरारें हैं उनका पानी गुफा में जा रहा है और हम दरारों पर पाइप लगाकर पानी की दिशा बदल सकते हैं। गवर्नर कहते हैं कि हम पंप से पानी बाहर निकाल रहे हैं। इस पर वाटर इंजीनियर कहता है कि पंप से पानी बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं है जब तक हम पानी को अंदर जाने से रोक नहीं लेते और हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। अब गवर्नर वहां आसपास के लोगों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें मनाते हैं क्योंकि गुफा से बहुत ज्यादा पानी निकालने के कारण उनकी फसलें खराब होने का खतरा था। वे लोगों से कहते
हैं कि गुफा से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकाला जाएगा, पर वो पानी आपके खेतों तक आएगा और आपकी फसल खराब हो जाएगी। पर इस समय बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इसलिए हमें ये ठोस कदम उठाना ही होगा। और सभी उनकी बात मान जाते हैं और अब पूरा पानी खेतों में बहा दिया जाता है। बारिश रुकती है और वहाँ बौद्ध गुरु आते हैं और सभी उनसे प्रार्थना करते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। गवर्नर कैप्टन से बात करते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम जिसमें जॉन और रिक हैं उन्हें अंदर भेजना चाहिए, पर कैप्टन कहता है उन्हें अंदर भेजना रिस्की है और कहता है कि मेरी टीम अंदर जाने के लिए तैयार हो रही है। तो गवर्नर कहते हैं कि उन्हें स्काउट की तरह अंदर भेजो। अब हमें दिखाया जाता है कि 10 दिन हो चुके हैं और रिक और जॉन केव के अंदर जाते हैं और वे टी जंक्शन में पहुंचते हैं जो कि एंट्रेंस से 1600 मीटर की दूरी पर होता है। वे सकरे रास्तों से होते हुए अंदर जाते हैं और रास्ते में रस्सियां बांधते जाते हैं ताकि वे रास्ता न भटके। अब वे एक चैम्बर में पहुंचते हैं और उसकी रस्सी भी खत्म हो जाती है और तभी उन्हें दिखाई देता है कि सभी बच्चे उनके सामने थे। वे सभी एक ऊंची जगह पर बैठे होते हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं कि कोई उन्हें बचाने आया है। बच्चे कहते हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है। तभी जॉन उनसे कहता है कि वे कल और लोगों के साथ आएंगे और उनके लिए खाना, डॉक्टर और दवाइयां भी ले आएंगे। जॉन सबसे बातें करता है और कैमरे में रिकॉर्डिंग करता है। जॉन कहता है कि वे सब बहुत बहादुर हैं। बच्चे कहते हैं कि वे कोच की वजह से जिंदा हैं क्योंकि वो हमें योग और प्रार्थना करवाते हैं। अब जॉन और रिक वापस जाने लगते हैं और जाने से पहले अपने टॉर्च बच्चों को दिखर जाते हैं। सभी बच्चे चैम्बर 9 में होते हैं जो गुफा के गेट से 2500 मीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर दूर होता है और यहाँ तक पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं। अब जॉन और रिक बाहर आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने बच्चे को ढूंढ लिया है और वो सब जिंदा हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी उन बच्चों का वीडियो देखते हैं। अब पुलिस गवर्नर को इन्फॉर्म करती है कि वो सब बच्चे मिल गए हैं और सभी जिंदा हैं। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी लोग जॉन और रिक का हीरो की तरह स्वागत करते हैं और वो लोग इसके काबिल भी हैं क्योंकि ये एक बेहद मुश्किल टास्क होता है। बच्चों के पेरेंट बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब जॉन और रिक वापस अपने देश जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि अब उनका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि बच्चों को बाहर लाने का काम दूसरी टीम का होता है। पर तभी मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। गवर्नर उन्हें वापस अंदर ले आते हैं। रिक बताता है कि बच्चों को जिंदा वापस लाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक बेहद सकड़ी गुफा है और 2.5 किलोमीटर कंटिन्यू डाइव करना इतना आसान नहीं है, इसलिए कोई भी डाइवर उन्हें बाहर जिंदा वापस नहीं ला पाएगा। अब जॉन और रिक गाड़ी में बैठकर जाने को तैयार होते हैं। अब 11वां दिन दिखाया जाता है। बच्चे गुफा के अंदर मदद का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बहुत डरे होते हैं और कहते हैं कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। इस पर उनके कोच कहते हैं कि वो लोग जरूर आएंगे। कोच सबको समझाते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं ताकि सबका मन शांत हो सके। अब जॉन और रिक वापस आते हैं और वो टीम जो अंदर जाने वाली है उन्हें गुफा के अंदर का रास्ता समझाते हैं और बताते हैं कि ये बेहद मुश्किल डाइव है, इसलिए जाते समय सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करना ताकि लौटते समय ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब टीम जाने के लिए तैयार होती है। वो लोग रस्सियों के सहारे अंदर जाने लगते हैं। अंदर रास्ता बहुत मुश्किल है। टीम जॉन और रिक के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है और वे सभी बच्चों तक पहुंच जाते हैं। वे लोग बच्चों को खाना देते हैं। टीम में एक डॉक्टर होता है, वो सभी बच्चों का चेकअप करता है। अब गोताखोरों की टीम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करती है और वो देखते हैं कि यहाँ तक आने में ही ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए वो सब वापस आ जाते हैं ताकि और ज्यादा ऑक्सीजन लेकर अंदर जा सके। टीम के एक गोताखोर की तबीयत खराब होने लगती है। गवर्नर लोगों को विश्वास दिलाता है कि हमारी रेस्क्यू टीम सभी बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएगी। अब जॉन और रिक आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऐसे गोताखोरों को बुलाना चाहिए जो ऐसे रेस्क्यू करने में एक्सपर्ट हों। वो लोग अपने दोस्तों हैरिस, जैसन, क्रिस को बुलाने की बात करते हैं। 14 दिन हो चुके हैं। तारीख होती है 6 जुलाई। यहाँ जॉन और रिक भी सभी लोगों को बुला लेते हैं और क्रिस और जैसन अंदर जाते हैं और बच्चों को खाना देते हैं। ये बच्चों को पेन और कागज देते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स को लेटर पहुंचा सकें। अब सभी बाहर जाते हैं। तभी वहाँ हैरिस भी आ जाता है। जॉन और रिक हैरिस को हालातों के बारे में बताते हैं। हैरी एक डॉक्टर भी है और वो सब बच्चों को कैसे बाहर लाएं इस पर विचार कर रहा है। अब 15वां दिन होता है और गोताखोर अपने साथ पूरी किट लेकर अंदर जाने लगते हैं ताकि बच्चों को बाहर लाया जा सके। वो सब अंदर जाते हैं, पर तभी एक गोताखोर जो कि थाई नेवी में कैप्टन भी है और इसका नाम सैमन गुनान होता है, वह रस्सी में फंस जाता है और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने लगता है और पूरी ऑक्सीजन बाहर निकलने लगती है और वो देखता है कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। वो बीच में फंस जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वह तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण बीच में ही उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग बेहद दुखी होते हैं। कैप्टन की मौत के बाद गवर्नर जॉन से कहते हैं कि अब उनका कोई भी नेवी डाइवर चैम्बर 3 के आगे नहीं जाएगा। हैरी और रिक बच्चों को निकालने के लिए एक तरीका यूज करना चाहते हैं जो कि इलीगल है, और इसके अलावा बच्चों को बचाने का उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, और ये तरीका होता है बच्चों को बेहोश करना। हैरी गवर्नर से बात करता है और कहता है कि वो बच्चों को बेहोश करके एक सामान की तरह बाहर लाएगा। गवर्नर पूछते हैं कि ये तरीका कितना सेफ है। इस पर डॉक्टर हैरी कहते हैं कि ये तरीका उन्होंने कभी भी यूज नहीं किया है और ना ही किसी और ने। वो बच्चों को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर बाहर लाना चाहते हैं। तभी वहाँ मिनिस्टर आते हैं
और इस ऑपरेशन की परमिशन दे देते हैं। अब 16वां दिन होता है और तारीख होती है 8 जुलाई। वहाँ अनाउंस किया जाता है कि बेस कैंप को खाली कर दिया जाए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि कितने लोग जिंदा वापस आ पाएंगे। इसलिए अगर कोई मरता है तो ऑपरेशन कंप्लीट होने तक किसी को भी पता ना चले। डॉक्टर हैरी टीम के बाकी लोगों को समझाते हैं कि इंजेक्शन कैसे और कहाँ लगाना है। वो बताते हैं कि इंजेक्शन हर आधे घंटे में लगाना होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ 30 मिनट ही रहता है। सभी अंदर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कैप्टन सबको गुड लक कहता है। बाहर सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब रेस्क्यू टीम अंदर जाती है और चैम्बर 5 में पहुंचते हैं। सभी नेवी ने लाइटें लगा दी होती हैं। सभी आगे जाते हैं, पर रिक बीच में रुक जाता है ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उनकी हेल्प कर सके। शुरू में 4 बच्चों को ले जाया जाता है। जॉन डॉक्टर हैरिस को डॉक्टर कॉन से मिलवाता है, जो कि पिछली टीम के साथ आए थे और वहीं रुक गए थे। डॉक्टर हैरिस डॉक्टर कॉन को एक लेटर देते हैं जिसमें ऑपरेशन की डिटेल होती है कि वे लोग क्या करने वाले हैं। जॉन बच्चे को, जिसका नाम चाय है, ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं, पर वो मास्क उसके चेहरे पर फिट नहीं होता। वे दूसरे बच्चों को पूरी किट पहनाकर तैयार करते हैं। डॉक्टर हैरिस उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और वो बच्चा बेहोश होने लगता है। अब उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाकर एक सामान की तरह, एक लगेज की तरह ले जाया जाता है। वे बच्चों के हाथ और पैरों को पूरी तरह बांध देते हैं। ये एक बेहद मुश्किल काम होता है। वो बच्चों को लेकर रिक तक आते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे बच्चे, जिसका नाम आर्म है, उसे बाहर ले जाया जाता है। तभी पहले वाला बच्चा होश में आने लगता है और क्रिस उसे तुरंत दूसरा इंजेक्शन लगा देता है और आगे बढ़ जाता है। रिक चैम्बर 5 में ही है। वो वहाँ 2 बच्चों की ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करता है और उसे दूसरा डोज लगाता है, पर उस बच्चे की सांस पानी के अंदर बंद होने लगती है। जॉन बहुत सावधानी से आर्म को बाहर ले जाता है। तभी क्रिस पहले बच्चे को लेकर बाहर चैम्बर 3 में आ जाता है। सभी उसे चेक करते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और गुफा के बाहर ले जाते हैं और अब उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि जितने भी नेवी के ड्राइवर और नेवी का स्टाफ है वो चैम्बर 3 में होता है बच्चों को रिसीव करने के लिए, और उसके आगे नेवी के लोग ही बाहर तक ले जाते हैं। वहीं जॉन भी आर्म को बाहर ले आता है। एक एक करके सभी 4 बच्चों को बाहर लाया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सभी बच्चे सेफ होते हैं और आज का ऑपरेशन खत्म हो जाता है और अगले दिन ऑपरेशन फिर शुरू होता है और ये 17वां दिन है। अब रिक ड्यू नाम के बच्चे को बाहर ले जाता है। वही वाटर इंजीनियर भी काम पे लगा हुआ है। उनके पास पाइप कम पड़ जाते हैं, इसलिए वो लोग बांस से पाइप बनाते हैं और कई बच्चे बाहर आ चुके हैं। एक छोटा बच्चा जिसका नाम चाय है वो वहीं अंदर है। वो सबसे छोटा है, इसलिए उसके नाप का मास्क नहीं मिल रहा है और बाहर फिर से मौसम खराब होने लगता है और पानी गिरने लगता है और सबको डर है कि कहीं गुफा में फिर से पानी का स्तर न बढ़ जाए। सभी अपने अपने तरीके से गुफा से पानी बाहर निकालने लगते हैं। जॉन और उसके साथी गुफा में पहुंचते हैं। वहाँ पानी भर चुका है, पर फिर भी वे लोग अंदर जाते हैं। अंदर केवल 5 लोग हैं और सभी डिसाइड करते हैं कि सबको एक बार में ही बाहर ले जाना होगा, क्योंकि पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। पर छोटे बच्चे जिसका नाम चाय है, उसे मास्क फिट नहीं हो रहा है। डॉक्टर हैरिस किसी तरह एडजस्ट करते हैं और रिक उसे लेकर बाहर जाने लगता है। अब लास्ट में कोच को तैयार करते हैं और वो लोग बहुत सावधानी से बाहर आते हैं, पर एक जगह क्रिस के हाथों से रस्सी छूट जाती है और मदद के लिए आवाज लगाता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता और बाहर बच्चों के पेरेंट उनका वेट कर रहे हैं। वहीं रिक चाय को लेकर सुरक्षित बाहर जाता है और इस तरह लगभग सभी बच्चे बाहर आ चुके हैं। अंदर केवल एक बच्चा और कोच होते हैं। तभी रिक वापस अंदर जाने लगता है। वो वहाँ चैम्बर 4 में पहुंचता है। वहाँ क्रिस एक बच्चे को लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि उसके हाथ से रस्सी छूट गई थी और वो रास्ता भटक गया था, इसलिए वो वहाँ किसी के आने का वेट कर रहा था। तभी जॉन कोच को लेकर बाहर जाता है। दूसरी तरफ हैरिस क्रिस के पास पहुंच जाता है। वे बच्चे को एक और डोज देते हैं। अब यहाँ से हैरिस उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ता है और क्रिस उसके पीछे होता है और हैरिस बच्चे को लेकर बाहर जाता है और साथ में क्रिस भी आ जाता है। पर तभी सबको पता चलता है कि नेवी का एक गोताखोर अभी भी अंदर ही है और अंदर लहरें बहुत तेज हो गई हैं और वो अंदर बुरी तरह फंसा हुआ है। पर तभी वो गोताखोर भी वापस आ जाता है। सभी लोग सुरक्षित वापस बाहर आ गए हैं। सभी बाहर बहुत खुशियां मनाते हैं और सच में ये बहुत खुशी का माहौल होता है, क्योंकि उन्होंने एक इम्पॉसिबल काम को करके दिखाया है। सभी बच्चे और कोच पूरी तरह सुरक्षित हैं और सभी जिंदा हैं। गवर्नर सबका स्वागत करते हैं और सबको शाबाशी देते हैं। वो सब एक रियल हीरो है। अब हमें दिखाया जाता है कि सब अंदर रूम में है। क्रिस थोड़ा दुखी है क्योंकि उससे रस्सी छूट गई थी और वह खुद को दोषी मानता है, पर बाकी लोग उसे हिम्मत देते हैं। बच्चों के पेरेंट टीम के लोगों को थैंक्स बोलते हैं। अब सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जॉन, रिक और बाकी लोग अपने घर आ चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे हॉस्पिटल में हैं और सभी सुरक्षित हैं। पर इस पूरे ऑपरेशन में नेवी सील की एक डाइवर बेरुत पकवारा की ब्लड इन्फेक्शन की वजह से रेस्क्यू के दौरान ही मौत हो जाती है और इस ऑपरेशन के बाद 8 महीने के लिए गुफा को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। और जिन किसानों की फसलों को पानी की वजह से नुकसान हुआ था, सरकार के द्वारा उन्हें कंपनसेशन भी दिया गया था। कोच और 3 अन्य लोग जो स्टेटलेस थे, थाईलैंड सरकार द्वारा उन्हें सिटीजनशिप दी गई थी। और इस पूरे ऑपरेशन में 17 देशों के लगभग 5000 लोगों ने अपना योगदान दिया था। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे घर पहुंच चुके हैं और केक काटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म सन 2022 में रिलीज हुई
हुई थी। IMDb में इसकी रेटिंग 7.8 थी और इसके डायरेक्टर रॉन हॉवर्ड हैं, जिन्होंने फिल्म को बेहद खूबसूरत ढंग से पेश किया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली फिल्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।